नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो लगातार विपक्षी गोलबंदी की कोशिश की जा रही है। आज ममता बनर्जी से मुलाकात की है नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव भी वहां पर मौजूद थे। इससे पहले भी कई मुलाकातों का दौर चल चुका है और कई नेता कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जो मेगा प्लान है वो क्या है, ये बड़ा सवाल है। वो क्या चाहते हैं, किस तरह से गोलबंदी कर रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस से भी मुलाकात करते हैं और जो दल कांग्रेस को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, ज्यादा भाव नहीं देते हैं, उनसे भी वो मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या चल रहा है, इनसाइड स्टोरी आज जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, क्या चल रहा है? नीतीश कुमार उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं जो गैर कांग्रेसी दल हैं, यानी कि जो पसंद नहीं करते हैं सियासी तौर पर, और कांग्रेस से भी बातचीत करते हैं दिल्ली में जाकर। तो आज की मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार एक ऐसे सूत्रधार के तौर पर विपक्षी एकता के लिए काम कर रहे हैं जो सभी दलों को, जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम कड़ी टक्कर दें, उनको एक मंच पर ला सकें। एक ऐसा सूत्रधार जो पिछले चुनाव में नहीं था, एक ऐसा सूत्रधार जो अपनी मंशा कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं वो लेकर नहीं चल रहा है। कम से कम ये तीन बातें अभी नीतीश कुमार की कोशिशों में दिखाई पड़ रही हैं। आगे चलकर क्या प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाएंगे नीतीश कुमार? क्या मन में उनके ये बात छुपी हुई है? या फिर क्या ये जो विपक्षी एकता होने जा रही है, ये सीट एडजस्टमेंट की जो लड़ाई है उसको पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? ये सब चीज़ें अभी भविष्य के गर्भ में है, देखा जाना है। लेकिन इस तरह का कोई प्रयास आपको पहले जो दो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है उसमें विपक्ष की तरफ से दिखाई नहीं पड़ा था। जो इस बार दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार के रूप में सभी विपक्षी दलों को, चाहे वो दक्षिण के हों, वो पश्चिम के हों, उत्तर के हों, वो पूरब के हों, सबों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करता हुआ कोई व्यक्ति है जो खुद भी बहुत ही मझा हुआ राजनीतिक खिलाड़ी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के दौर उन्होंने देखे हैं वो समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं, और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो केंद्र में मंत्री, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही वो राज्य में सीएम, फिर लगातार 17-18 सालों से सीएम, पाला बदलकर वो समाजवादी पृष्ठभूमि में फिर वापस आकर के आरजेडी के साथ सीएम, फिर पाला बदल करके वापस बीजेपी के साथ सीएम। तो यूँ कह सकते हैं कि हर राजनीतिक विचारधारा को साधने की क्षमता और सामने वाले के हृदय की बात को समझने की ताकत वाला एक नेता है आपके पास। आज की तारीख में जब वो आरजेडी के साथ सरकार चला रहे हैं तो इस सरकार के गठन की एक ही मंशा है, एक ही उद्देश्य है कि बिहार में जो सरकार, इसी की तरह का कोई केंद्र में भी सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी का विकल्प तैयार हो सके। कितना सफल होंगे ये बात की बात है, लेकिन एक एनर्जी, एक पॉजिटिविटी उनके प्रयासों में कम से कम दिखाई पड़ रही है। जब मुलाकात होती है तो ममता बनर्जी कहती हैं कि हम बीजेपी को हीरो से जीरो बना देंगे। वहीं नीतीश कुमार जब अपना वक्तव्य रखते हैं तो वो कहते हैं हम तो मुलाकात करते ही रहे हैं, हम तो पुराने सहयोगी हैं। तो इससे क्या नज़र आता है कि एक ये दिखाने की कोशिश ममता बनर्जी की हम साथ साथ हैं, और जो नीतीश कुमार ने एक बार बयान दिया था बिहार में, याद होगा, उन्होंने कहा था कि आप मिल जाइएगा तो हम 100 से नीचे ला देंगे बीजेपी को। तो उन सबको अगर जोड़ कर देखें तो कोशिशें तो हर किसी की एक ही नज़र आती हैं, लेकिन दिक्कत वहीं आती है कि कांग्रेस साथ होगी या नहीं होगी। देखिए, आपने दो नेताओं का नाम लिया, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार। अब इन दोनों की पृष्ठभूमि देख लीजिए आप। नीतीश कुमार की जो राजनीति है, पूरे उनके राजनीतिक करियर का अवलोकन अगर करते हैं तो पाते हैं कि जो गठबंधन का प्रयास वो कर रहे हैं, इसी तरह के प्रयासों का प्रतिबिंब रही है उनकी राजनीति। उनकी पार्टी विशेष में, उनके दल विशेष में कभी भी
कोई ऐसी इतनी ऊर्जा, राजनीतिक ऊर्जा नहीं थी कि वो अपने दम पर सरकारों का गठन कर लेती। तो उन्हें हमेशा लोगों को जोड़ करके एक मंच बनाने का अनुभव है। उसी के दम पर वो केंद्र में भी मंत्री बने, उसी के दम पर वो राज्य में भी मुख्यमंत्री बने। उनका बैकग्राउंड इस तरह से है। दूसरी नेता ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी ने एक आंदोलन शुरू किया सीपीएम के खिलाफ, वाम सरकार पश्चिम बंगाल में उसके खिलाफ। कांग्रेस के भीतर थी वो, तब वो आंदोलन उन्होंने शुरू किया। उन्होंने पाया कि कांग्रेस उस तरह से, जिस तरह से वो तेवर दिखाना चाहती है, नहीं दिखा रही है। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और एक दिन वो आया जब उन्होंने अपने दम पर साल 2011 के चुनाव में, माफ करें, साल 2012 के चुनाव में उन्होंने उखाड़ दिया उस सत्ता को जो 35 सालों से पश्चिम बंगाल में शासन कर रहा था। तो वो अपने दम पर कुछ कर पाई। अपने दम पर इस बार देखिए फिर से सरकार उन्होंने बना लिया। अपने दम पर 3 टर्म सरकार उन्होंने चलाई है। उन्हें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। वो अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती हैं। बंगाल में ये उन्होंने साबित करके दिखाया है। इसीलिए आपको दोनों नेताओं के बयानों में जरा अप्रोच का डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन राज्य के चुनाव और केंद्र के चुनाव में डिफरेंसेस होते हैं, ये हर कोई जानता है। वो दिल्ली का उदाहरण हो सकता है, खुद बंगाल का भी उदाहरण हो सकता है, तमाम और राज्य हैं उनका उदाहरण हो सकता है। लेकिन जब बात करते हैं कि हम 2024 में जो बीजेपी हीरो बनी हुई है उसको हम जीरो कर देंगे, तो अकेले तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि आप एक राज्य विशेष में हैं, आपको दूसरे का साथ लेना पड़ेगा। तो कितना साथ लेने के लिए ममता बनर्जी तैयार है? देखिए, नीतीश कुमार को ये बात सूट करती है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक राज्य में अपनी ताकत उनकी है, राजनीति है उनकी। ममता बनर्जी को सूट करता है नीतीश कुमार का साथ क्योंकि उनके राज्य में उनका ज़्यादा दखल नहीं है, दोनों के राज्य में एक दूसरे का दखल नहीं है। ये केसीआर को भी सूट करता हो सकता है, या अरविंद केजरीवाल को भी सूट करता हो सकता है, अखिलेश को भी सूट करता हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को सूट नहीं करता क्योंकि कांग्रेस की मौजूदगी हर राज्य में है। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप साथ आ जाइएगा तो बात बन जाएगी। लेकिन जिन दलों से वो पिछले दिनों उन्होंने मुलाकात की है, वो दल ये नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस साथ आ जाए। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पर। देखिए, 12 अप्रैल को नीतीश कुमार पहली दफा दिल्ली आए इस प्रयोजन से कि विपक्षी प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। तो उस वक्त उनकी मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से भी हुई, राहुल गांधी से भी हुई, उसके अलावा उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से भी हुई। उन्होंने जो बातचीत हुई उस क्रम में जो छनकर खबरें सामने आई इन मुलाकातों के जरिए, उसमें ये पक्ष सामने आया कि नीतीश कुमार तमाम विपक्षी दलों के बिहाफ से ये बात कांग्रेस को समझाना चाहते हैं कि आप उन जगहों पर बेशक मजबूती से लड़िए, बड़े भाई की तरह लड़िए जहां जहां आप मजबूत हैं। फर्ज करें मध्य प्रदेश, आप सबसे मजबूत हैं, आप बड़े भाई की तरह लड़िए। लेकिन वहां जहां आपकी स्थिति बड़े भाई की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सामने जितने दल हैं उसमें आपका नंबर पीछे आता है, तो वहां जो ड्राइवर सीट है वो आप उनको सौंपें जो वहां पर सही में कड़ी टक्कर दे सकते हैं। वैसे में जैसे बिहार है जहां पर आरजेडी जेडीयू मिलकर के ही बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। कांग्रेस मददगार हो सकती है, लीडर नहीं हो सकती है। पश्चिम बंगाल भी वही स्थिति में है, वहां तृणमूल कांग्रेस ही टक्कर दे सकती है, कांग्रेस मददगार हो सकती है। ये आइडिया जो है, ये आइडिया के स्तर पर तो खैर बहुत बढ़िया लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है कि इस तरह से जो बीजेपी के खिलाफ खड़े होने वाले विपक्ष के उम्मीदवार होंगे वो एक होंगे या एक से बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, 2 या 3 होंगे। ये जो 7-8 उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं तो विपक्षी वोट टूट जाते हैं। ये मान्यता है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे कि कितनी सही मान्यता है, लेकिन ये मान्यता है। और इस मान्यता को ध्यान में रखते हुए ये बात की गई। कांग्रेस इस पर बहुत आसानी से तैयार होती हुई अभी तक दिखाई नहीं पड़ी है। कांग्रेस बहुत खुल करके ये बात कह रही हो कि जी हम तैयार हैं, हम उन्हीं जगहों पर लड़ेंगे जहां हम मजबूत हैं, ऐसा कहती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। भले ही 50 सीटें ही आई पिछली दफ़ा 2019 में, लेकिन हकीकत यह है कि 423 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ी थी पूरे देश में 2019 में। तो 423 सीटों पर लड़ने का मतलब है तमाम राज्यों में
543 ही तो सीटें हैं ना, बिल्कुल। उसमें से 423 पर लड़ी तो बहुत कम सीटें उसने छोड़ा था। अब आप उन्हें समझा रहे हैं कि इतनी सीटों पर आप न लड़ें, हार जाते हैं आप और हरवा देते हैं। तो एक तो ये बड़ा प्रश्न है जो कांग्रेस को वो कन्विंस करने आए थे, और कुछ संदेश उन्हें कांग्रेस की तरफ से मिला है, और उस संदेश के साथ अब वो तमाम उन दलों से मिल रहे हैं जो कांग्रेस से बहुत ज़्यादा मित्रता नहीं रखते हैं। जैसा कि आपने बताया, पिछले बुधवार को हरीश रावत पटना गए थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके नीतीश कुमार से लंबी चर्चा हुई, और उस चर्चा के बाद ये कार्यक्रम बना कि ममता जी से मुलाकात करनी है और फिर अखिलेश यादव से मुलाकात करनी है। ममता जी खुद केसीआर से मिल चुकी हैं, नवीन बाबू से मिल चुकी हैं, HD कुमारस्वामी कर्नाटक में चुनाव लड़ रहे हैं, जेडीएस के बड़े नेता, उनसे मिल चुकी हैं। तो मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, पर इस फॉर्मूले को जो गढ़ने की बात हो रही है वो कांग्रेस के थाली में कह सकते हैं कि वो पूरा भोजन है, वो कितना बांटती है। क्योंकि अगर मान लीजिए फिर से वो 423 सीटें लड़ जाती है तो फिर ये जो गोलबंदी की बातें हो रही है इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ नज़र नहीं आएगा। अब जैसे स्टालिन की बात करें, पिछले दिनों उन्होंने सबसे कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही बातचीत की और विपक्षी एकता की बात की। वो ये कह रहे हैं, हाल ही में उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि हम फिर से क्लीन स्वीप करें। पिछली बार 39 सीटों में से 38 सीटें डीएमके को गई थी वहाँ पर, तो ऐसे में अब वो चाह रहे हैं कि इस बार भी ऐसा क्लीन स्वीप हो और राज्य दर राज्य हो, तभी हरा पाएंगे, या फिर वहाँ की शक्तियाँ जो हैं वो मजबूती के साथ खड़ी होंगी, तभी ऐसा हो पाएगा। उनका तो ये संदेश साफ है कि जो बात इससे पहले तेजस्वी भी कह चुके हैं कि ड्राइविंग सीट वाली, कि हम वहाँ पर मजबूत है, ये उनका कहना एक तरह से लगता है कि उसी तरफ जाता है। देखिए, एक तो है कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के अलावा कहीं है नहीं। तो अगर हमसे आप ये पूछें कि मुख्य विपक्ष AIADMK कितना आज की तारीख में ताकतवर है DMK के खिलाफ, तो मैं यही कहूँगा कि वहाँ पर 39 में 39 जीता जा सकता है। क्योंकि जयललिता के बाद जाने के बाद कोई वैसा चेहरा जो उनकी कद का हो वो तो AIADMK में नहीं आ पाया। तो वहाँ पर आपस में ही चल रही है लड़ाई, उसमें पलानीस्वामी कितना मजबूत हैं ये समझ में नहीं आता है। एक दूसरी तरफ वो दिनाकरन हैं, वो कहा जाता है कि वो भी लेगेसी रख रहे हैं जयललिता जी की, वो कितने मजबूत हैं समझ नहीं आता है। तो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ उन राज्यों में नहीं होने से, चाहे वो केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो तेलंगाना हो, आंध्रा हो, तो क्या होता है कि ये इन राज्यों में है, उपस्थिति है, मौजूदगी है, लेकिन टक्कर देने की जो स्थिति होती है वैसी तो नहीं है। तो फिर वहाँ तो ले सकते हैं 39 सीटें और अपनी बात कह सकते हैं, मनवा भी सकते हैं। पर प्रश्न ये है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सामने है वहाँ तो गठबंधन की ज़रूरत है अच्छा करने के लिए। महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, क्या महाराष्ट्र में कोई नेता वैसे बात कर सकता है जैसे DMK? नहीं। शरद पवार जी हाल ही में तो ये कह रहे हैं कि MVA साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, इस बात पे ही संशय है। अभी तो बातचीत नहीं हुई है, ये बात हो रही है। तो कोई नहीं, शरद पवार बड़े नेता है, लेकिन वो भी नहीं कह सकते हैं जैसे स्टालिन कह रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन जिन जगहों पर मजबूत स्थिति में है वहां पर रणनीति की जरूरत तो है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं हिमांशु कि 2019 में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में तो BSP और सपा मिलके लड़े थे, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2019 में बढ़ कैसे गया था? और प्रश्न यही है कि क्या साथ आना ये गारंटी देता है कि जनता भी साथ वोट कर देगी? एक बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ एक ऑपोजिशन का उम्मीदवार आप खड़ा कर दें तो क्या सारे गैर भाजपा वोट उसको दे देंगे? 2019 सपा बसपा यूनिटी 2019 का जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा नहीं कहता है। और ये भी कि फिर ये होने लगता है, लोगों के मन में ये जाता है कि एक को हराने के लिए
पूरा विपक्ष एक हो गया, मतलब एक व्यक्ति, क्योंकि फिर व्यक्ति विशेष की बात होने लगती है कि मोदी जी को हराने के लिए देखिए पूरा विपक्ष एक हो गया है, ये सब भ्रष्टाचारी हैं, देखिए सीबीआई पीछे पड़ी है, ईडी पीछे पड़ी हुई है, तो ये नैरेटिव सेट होने लगता है फिर तो। जी हाँ, ये आपको यहाँ पर इसको जरा आंकड़ों से समझ लीजिए। जो आप कह रहे हैं कि पिछली बार कांग्रेस ने 423 सीटों पर चुनाव लड़ा 2019 में, पर यहाँ आपको हम बताते चले कि आपको यह आंकड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये अपने इतिहास में उसने सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ा। अच्छा, उसने सैक्रिफाइस करना, जो उसे एक हमेशा सीख दी जा रही है अभी कि करिए, उसने पिछली दफा ही किया। और उसने 423 सीटों पर जब चुनाव लड़ा तो वो पिछले कई बार, पिछले 60 सालों में, पिछले 6 दशकों में पहली दफा उतने कम सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी। उस स्थिति की कल्पना कीजिए आप भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने 437 सीटों पर चुनाव लड़ा, वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी, ज्यादा सीटें जीत कर आई। कांग्रेस पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ी और बहुत कम सीटें जीत करके आई। तो मसला ये मैथमेटिकल नहीं है, ये जो विपक्षी एकता है ये गणित नहीं है। लेकिन कांग्रेस को जिस बात को समझाने की कोशिश हो रही है कि आप कम सीटों पर लड़िए, अगर मान लीजिए वो 200 सीटों पर लड़ जाए, बाकी सबको बाकी सीटें मिल जाएं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जीत हो जाएगी? बड़ा माकूल प्रश्न है कि अगर मान लीजिए कि सबसे कम सीटों पर कांग्रेस ही लड़े और हर जगह, उस जगह पे जहां जहां दूसरे दल मजबूत हैं, कॉम्प्रोमाइज करें, तो अब प्रश्न यहां पर ये उठता है। मैं देख रहा था पिछले आंकड़ों को, तो 12 करोड़ वोट कांग्रेस को पिछली दफा मिले थे। उसमें कई वोट तो ऐसे रहे होंगे जो उन राज्यों में मिले होंगे जहां टीएमसी है, जहां केसीआर हैं, जहां डीएमके हैं। डीएमके तो चलिए सहयोगी है, जहां दूसरे दल हैं जो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी हैं। तो सवाल ये उठता है कि उन वोटों से किसने पूछा है जो बीजेपी को तो नहीं देते हैं, बीजेपी को तो नहीं देते हैं, लेकिन अगर उनके चॉइस का ऑपोजिशन उम्मीदवार वहां खड़ा नहीं हुआ तो क्या होगा? मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें, सपा, बसपा, कांग्रेस, 3 दल हैं बड़े, और सामने बीजेपी। किसी कंस्टिट्यूएंसी में वहां पर सपा, बसपा, कांग्रेस सब साथ खड़े होते थे पहले, सब अलग अलग खड़े होते थे। मान लीजिए उसमें एक उम्मीदवार आ गया, तो बीएसपी का जो वोटर है, अगर सपा का कैंडिडेट खड़ा हो गया तो बीएसपी का वोटर क्या कन्विंस हो जाएगा कि मुझे सपा को वोट दे देना चाहिए, क्योंकि सपा से उसकी अदावत रही है। तो अगर विरोधी को ही देना है तो कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं देगा। सपा भी विरोधी, बीजेपी भी विरोधी, इसकी कौन गारंटी लेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये देखिए, मैथमेटिकली सभी दलों को जोड़ करके और फिर ये कांग्रेस को कन्विंस करके कि एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार कर दीजिए, ये दुर्लभ है। इस तरह की चीजें अमूमन होती नहीं है कि हो जाए तो फिर जीत हो जाएगी। इसमें यह होता है कि लेकिन फिर ये भी कहना कि ओपोजिशन अगर साथ ना आए तो भी बीजेपी हार जाएगी, ऐसा नहीं। ओपोजिशन को तो साथ आना पड़ेगा। लेकिन हम लोग बात चूंकि कर रहे हैं कि कैंडिडेट बनाम कैंडिडेट, कॉन्सेप्ट ऑपोजिशन यूनिटी का होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑपोजिशन यूनिटी का होना चाहिए। लेकिन कैंडिडेट एक खड़ा हो, एक के बनाम एक ही हो, वो जीत की गारंटी नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने नीतीश कुमार से शुरू किया और इस बात पे आए कि वो सूत्रधार बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सूत्रधार कई लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो शरद पवार भी कर रहे हैं कोशिशें, वो आप साउथ में जाइए तो केसीआर भी कर रहे हैं, स्टालिन भी बातचीत कर रहे हैं अपने तौर पर, नीतीश कुमार तो कर ही रहे हैं, और कांग्रेस भी अपने तौर पर, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार मीटिंग कर रहे हैं। संसद में हमने देखा उन्होंने ही अध्यक्षता की, मतलब आगे निकलकर वो आए और उन्होंने कहा कि सब लोग एक हो जाइए। कौन है ये जो 4-5 लोग अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं, इनके बजाय कोई एक ही व्यक्ति कोशिश करता तो ज़्यादा बेहतर परिणाम मिल सकते थे। सब कोशिशें कर रहे हैं और हम लोग हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा धड़ा बन रहा है। जब कांग्रेस से बात होती है तो लगता है कि कांग्रेस अपनी छतरी के नीचे सबको ले आई है। जब नीतीश कुमार निकलते हैं और गैर
कांग्रेसी लोगों से मुलाकात करते तो लगता है कि तीसरा धड़ा बन रहा है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो ये एक व्यक्ति अगर निकल कर आगे आता और सबको सबसे बात करता तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन यहाँ पे कई कई नाम मैंने खुद ही गिनाए कि ये लोग अपने अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं। तो कौन जो है गोलबंदी कर रहा है, इस बात पे अभी संशय और जो है कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन की स्थिति Confusion है। हाँ। देखिए, पिछले कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीनों की, मैं तेलंगाना गया था, तो मैंने ये महसूस किया कि के चंद्रशेखर राव की राजनीति को समझने की कोशिश जब मैंने किया और महसूस किया कि दरअसल उनकी चिंता ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर तो भारतीय जनता पार्टी नहीं आए, लेकिन उसके पहले इस बात को सुनिश्चित करना है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी मजबूत ना हो। तो वो जो राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, दरअसल वो इसलिए करते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी उनके राज्य में मजबूत न बन सके, उसकी स्थिति कमजोर ही रहे। इसलिए वो दिल्ली के स्तर पर विरोध करते हैं ताकि हैदराबाद के स्तर पर कमजोर रहे। ममता बनर्जी की भी यही स्थिति है। वो पूरे देश से बीजेपी को हटाना चाहती हैं ताकि वो बंगाल में जड़ें न जमा सके। पिछले चुनाव में 18 सीटें जीत गई थी 42 में, तो एक चिंता का विषय है। हालांकि उसके बाद ममता बनर्जी ने साबित कर दिया विधानसभा चुनाव में कि वो उतनी ही मजबूत हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो 42 में 18 जीत करके पासा ही पलट दिया था बीजेपी ने उस दौरान। तो देखिए, इतने लोग जो है ना, ये अपने अपने राज्यों की चिंता कर रहे हैं। इसमें नीतीश कुमार राज्यों से निकल करके अपने राज्य विशेष की जो एक होती है कि भाई हमें बीजेपी को अपने पहले राज्य में दबाना है, उससे ऊपर उठ करके नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने ये स्टेप लिया है कि वो हम केंद्र के स्तर पर किस तरह से, और शायद यही वजह है कि उनके प्रयास को सभी दलों ने थोड़ी बहुत ही सही, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन तरजीह दे रहे हैं। उस प्रयास को तरजीह देते हुए नीतीश कुमार से हर कोई मुलाकात कर रहा है। हाँ। उनकी सीनियरिटी है। हाँ। उनकी अब देखिए, अभी तक मैंने शरद पवार का बयान नीतीश कुमार को लेकर के नहीं सुना है, तो मुझे केवल एक वहाँ संशय लग रहा है कि वो क्या कहने वाले हैं। हालांकि आजकल उनकी खुद की बहुत मुश्किलें चल रही हैं एनसीपी की, पार्टी की पॉलिटिक्स। हाँ, पर वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनका भी इस मंच पे आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वरना ये नीतीश कुमार की काबिलियत है, उन्होंने अपनी राजनीति से इसे हासिल किया है, तो वो कोशिश कर रहे हैं। पर प्रश्न यहाँ फिर आ जाता है कि अगर सत्ता पक्ष के पास, सत्ता पक्ष से ही आपको भिड़ना है, सत्ता पक्ष के पास एक चेहरा है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, तो आज बिहार भाजपा अध्यक्ष ने ये प्रश्न खड़ा कर दिया है कि बताइए, घूम तो रहे हैं, राज्य के संसाधनों का आप जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, चार्टर प्लेन लेके जा रहे हैं, चेहरा कौन है विपक्ष के गोलबंदी का? क्योंकि चेहरा वर्सेस चेहरा होता है, तो और ये 2 चुनाव से देखा है कि क्या होता है। तो चेहरा वर्सेस चेहरा कौन है उसमें, और क्या है ये जो नीतीश कुमार की कोशिशें हैं, ये उन्हें चेहरे में तब्दील कर देंगी। इसको ना नहीं बोल सकते हैं, हालांकि हमेशा कहते रहते हैं वो। आज एक बात कही ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने नीतीश जी को कहा है कि सभी पार्टियों को जमा कीजिए और पटना में एक बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ करिए, उन्होंने कहा। देखिए, इस बात के निहितार्थ क्या है? उन्होंने कहा जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की शुरुआत जयप्रकाश जी ने बिहार से की थी, तो उसी तरह का एक आंदोलन बनने जा रहा है। बिहार से शुरू करते हैं इसको और वहीं पर इस तरह का एका विपक्षी दलों का दिखाते हैं। बिहार और नीतीश कुमार को इस पूरे प्रयास में प्राथमिकता देने की एक कोशिश भी इन शब्दों में दिखाई पड़ती है, और नीतीश कुमार ही वो एक एक्सेप्टेबल फेस, इवन इफ ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टरियल फेस, एक एक्सेप्टेबल फेस जो है वो शायद बन जाए। इस कोशिश में बाकी दल लगे हैं, नीतीश कुमार अभी भी नाना कह रहे हैं। अब यहां पर प्रश्न आएगा कि क्या नीतीश कुमार का चेहरा, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, इन दोनों में कौन भारी पड़ेगा? क्योंकि मैं देख रहा हूं धीरे धीरे राहुल गांधी नेपथ्य में जा रहे हैं। इस बार उनका चेहरा नहीं है, इस बार उनकी कोशिशें हो सकती हैं, लेकिन चेहरा इस बार कोई और होने जा रहा है। और आज हो रहे इस प्रयास का एक ये भी आप संदेश ड्रॉ कर सकते हैं
कि 2 बार हो गया, 12 अप्रैल की तारीख और आज 25 अप्रैल की तारीख, 24 अप्रैल की तारीख, इन दोनों 12 और 24 अप्रैल की तारीख में नीतीश कुमार इस विपक्षी गोलबंदी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। अच्छा, गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी दल यानी कि जैसे ममता बनर्जी हो गई, अखिलेश यादव हो गए, ये सब क्या कांग्रेस के लिए थोड़ा सा डाइल्यूट हुए हैं? क्योंकि जब से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, कहीं ना कहीं इनके मन में ये है कि राहुल गांधी शायद अब आगे ना आए या ना आ पाए, इसलिए हम इनके साथ हो सकते हैं। क्या ऐसा है? देखिए, कांग्रेस में 2-3 चीजें बदली हैं। एक, अध्यक्ष नहीं है, गांधी परिवार के किसी व्यक्ति का अध्यक्ष पद पर ना होना, तो अध्यक्ष ज्यादा एक्सेसिबल हो गए हैं, तो खड़गी जी से बातचीत हो जाती है। आपको आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन जब कांग्रेस से मुलाकात के बाद तुरंत केजरीवाल जी से मुलाकात किया नीतीश जी ने 12 अप्रैल वाली, तो उन्होंने भी कुछ उसी तरह की बातें कही कि नहीं, एक होना चाहिए। तो एक कांग्रेस से मुलाकात करके जो नेता आ रहा है, केजरीवाल उनको कह रहे हैं कि नहीं, एकता तो जरूरी है, यानी कि वो भी अब उस प्लेटफॉर्म पर आने को मोटे तौर पर तैयार हो रहे हैं, जो विपक्ष का प्लेटफॉर्म होने जा रहा है। तो कांग्रेस देखिए आज की तारीख में चैलेंज देने की पोजीशन में नहीं है, वो घट रही है। लेकिन फिर भी जो विपक्ष के नेता हैं, कई ममता बनर्जी सरीखे, वो कहते हैं कि अगर हमने इनको थोड़ी सी तरजीह दी तो ये हमारे ही वोट खाएंगे या फिर हमारे ही वोट बैंक को नुकसान पहुंचाएंगे। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, ये डर जो है वो लाजिम है, क्योंकि ममता बनर्जी के पास जो वोट बेस है वो है कौन? वो तो कभी कांग्रेसी ही था ना। 1973 तक में तो सरकार बनाई थी ना कांग्रेस वहां पर। तो जो वाम नहीं है, वो वहां पर जो गैर वाम वोटर्स हैं, वो पहले कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, वो वापस न जाएं। अखिलेश यादव और बीएसपी के पास वोटर्स जो हैं, उनमें बहुत से लोग पहले कांग्रेस के वोटर थे। बीएसपी इसलिए भी तो साथ नहीं आती है कांग्रेस के, क्योंकि ये वोटर जो दलित वोट बेस था पहले कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, वो बड़ा ही परिभाषित, डिफाइंड था। उसको एक झटके से कांशीराम जी ने अपनी मेहनत से अलग किया और अपनी नई पार्टी बनाकर बीएसपी उसमें संजो के रख दिया। एक बार अगर वो कांग्रेस में चला जाएगा तो बड़ी मुश्किल होगी वापस लाने में, ये समझा के भी गए हैं। तो इसीलिए कांग्रेस से एक एप्रीहेंशन रहता है। और ये जितने भी दल आप नाम ले रहे हैं, के चंद्रशेखर राव या तृणमूल कांग्रेस या अखिलेश यादव या बीएसपी, अब दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पास जो वोट हैं, वो कौन से वोट हैं? यही वोट, या फिर पंजाब में अगर जीती है तो किसके वोट? तो कांग्रेस के है ना। तो अब ये द्वंद्व का विषय है कि अंदर अंदर दबाना भी है और कांग्रेस से मित्रता भी करनी है। तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, यानी कि मजबूरी सबकी है। हाँ। लेकिन अब यह है कि इस मजबूरी में किसको साथ लें, कितना साथ लें, किस हद तक साथ जाएं, क्योंकि अपना भी नुकसान देखना है, अपना भी नफा नुकसान, क्योंकि सियासत में अपने वोटरों के थ्रू देखना है। और कांग्रेस को कितना हम बॉक्स के अंदर रखें, क्योंकि कहीं भी कांग्रेस अगर बराबरी की भूमिका में आने लगती है और कहती है हम भी कुछ ज्यादा सीटें लड़ेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी को जिता देगा। ये एक भावना लेकर के ये तमाम विपक्षी नेता जो कांग्रेस के सहयोगी बनना चाहते हैं, ये खड़े हैं। कांग्रेस को कैसे ये मना पाते हैं, ये चैलेंज है। क्योंकि देखिए, कम सीटों पर लड़के भी 423 सीटों पर लड़ी है। अब आप उसे लिमिट करेंगे और कहेंगे कि आप 250 सीटें से ज़्यादा नहीं लड़िए, ये कितना संभव होने वाला है। और यही पेंच जो है वो फंसा हुआ है। क्योंकि आज की मुलाकातों में या इसके पहले 12 तारीख वाली मुलाकातों में यही है। मेरी जानकारी कहती है अब दिल्ली में गठबंधन के लिए केजरीवाल शायद तैयार हो जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली में 7 सीटें हैं, तो 5 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे हम, जबकि हारते आ रहे हैं। हाँ, 5 सीटें, सारी सीटें जाती तो अगर तो 2 सीटें हम कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। 13 सीटें हैं पंजाब में, तो 10 सीटों से कम पे नहीं मानेंगे हम, हमारी सरकार है। अब क्या 3 सीट पंजाब में लेने के लिए तैयार हो सकती है कांग्रेस, जो अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के तहत सरकार चला रही थी उनके नेतृत्व में।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।